वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बैक क्लास में आपको एक चैप्टर सिविक्स का दिया गया था और जिसका नाम था सत्ताई साझेदारी, दैट मीन पावर शेयरिंग। चैप्टर को एंड करने पर आपको हर एक स्लाइड में लास्ट में क्वेश्चन टाइम दिखा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। अब देखो यहाँ पर एक एक का सॉल्यूशन हम लेकर आ गए हैं, बट सॉल्यूशन में खास बात यह है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी किया भी होगा, उम्मीद करते हैं। बट कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका सिमिलर आंसर होता है, लगभग 20%, 50%, 90%, कभी कभी 95% तक सिमिलर चला जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100% सिमिलर होता है। बट क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ सेट 1, सेट 2 यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन सेट का जो कॉपी होता है, दैट मीन क्वेश्चन जो छपाई होता है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बड़ा लंबा चौड़ा सीरीज रहता है इसका। तो इतने लंबे सीरीज में अब एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेगा नहीं। अब अच्छा, अब अलग क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन कितना अलग करेगा? किताब तो वही है, चैप्टर तो वही है, तो उसके साथ होता क्या है कि क्वेश्चन अलग करने के चक्कर में टॉपिक वही है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछना है, तो अक्सर क्वेश्चन मिलता जुलता हो जाता है और बच्चे को ऐसा लगता है कि यार ये तो क्वेश्चन मेरे में ये था, रहीम के में कुछ और था, अब्दुल के में कुछ और था, सुजीत के में कुछ और था, ऐसा लगता है। लेकिन क्वेश्चन के पूछने का हाव भाव अलग है, बट सॉल्यूशन एक होता है। वो कैसे? जैसे आप देखिए, अभी आप यहां पे देखिए तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल 3 लगने वाला है, लेकिन अब देखिएगा कि जो मैं आंसर दूंगा वो तीनों का एक ही होने वाला है। और ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आज से पहले आपको ये तरीका कहीं किसी भी एजुकेशनल सिस्टम पर आपको सीखने को नहीं मिला होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था ये, पार्ट 1 में ही शायद दिया गया था ये। What do you understand by power sharing? ठीक है जी। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ दे कि सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके कौन है, देखो एकदम ही अलग क्वेश्चन है लेकिन आंसर एक होने वाला है। दैट मीन व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ द शेयरिंग पावर। या फिर अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं, यानी हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज शेयर पावर, ये तो अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। यानी तीनों क्वेश्चन का आपको सिर्फ एक ही तो तालमेल दिख रहा है कि सत्ता यहां है और यहां बाकी कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो ये ओवरऑल इसको जो टीचर भी जो इसका आंसर लिखते हैं ना, वो अलग अलग सबका आंसर लिखा जाता है। बट हमने जो आंसर को तैयार किया वो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि ट्रिपल मेहनत को एक कर दिया गया है। यानी आप एक को याद करो, तीनों का आंसर 95% या 5% या 10% नहीं, 100% वही आंसर तीनों का होगा। कैसे? आइए वो आपको मैजिक दिखाता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे कि लिखोगे कि सत्ता की साझेदारी के अर्थ। देखिए, अब मैं यहां पे आपको एक और तरीका बता दूं, जैसा क्वेश्चन वैसा स्टेटमेंट। जैसे अगर आपको पहला क्वेश्चन पूछ दे कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो आप हेडिंग दीजिएगा सत्ता की साझेदारी का अर्थ है। ठीक है। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछ दे कि सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, तो आप लिखेंगे कि सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्न हैं। डिफरेंट वेज ऑफ शेयरिंग पावर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, या इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। या फिर अगर आपको यह पूछ दे कि राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं, तो आप लिखेंगे कि राजनीतिक दल निम्न प्रकार से सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट आप तो इतना इतना खुद ही कर लोगे, उम्मीद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आप लिखोगे कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब है, भाई मैंने सिंपल लैंग्वेज में तो ये बताया था कि सरकार के बीच जो पावर का शेयर होता है वो सत्ता की साझेदारी है। सत्ता का मतलब सरकार से होता है। बट ये होता कैसे है? तो हम फाइनली ऐसे लिखेंगे, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, जैसे राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच शक्ति की साझेदारी। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, आपको अपनी समझदारी बतानी है। तो पहली बात कि सत्ता में साझेदारी का मतलब है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। दैट मीन
स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच क्या होगा, लेवल का डिफरेंशिएशन का होना, यानी पावर का साझेदारी होना। लेवल का यहां सेंस पावर से। उसी तरह से दूसरा मतलब यह बनता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, यह भी एक सत्ता की साझेदारी का अर्थ मतलब होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास 3 न्यायालय है, एक हमारा एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा जुडिशरी। इस तीनों के बीच भी क्या होता है, सत्ता की साझेदारी होती है। एक तो दूसरा ये मतलब हो गया। तीसरा मतलब यह बनता है इसका कि राजनीतिक दलों के दबाव समूह। आप कहोगे कि सर राजनीतिक दल तो यही तो हो गया, सरकार और सरकार का भी राजनीतिक दल है। बिल्कुल सही है आप, लेकिन यहां पे क्या कहा जाए, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। राजनीतिक दलों के दबाव समूह। दबाव समूह का मतलब क्या होता है, यहां देखें आप, प्रेशर ग्रुप। जैसे अभी नरेंद्र मोदी साहब सरकार है, भारत की सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार कहलाती है, वो अभी रूलिंग पार्टी है, लेकिन उन पर दबाव कौन बना रहा है, प्रेशर कौन बना रहा है, राहुल गांधी, ममता, और उसी मतलब ममता दीदी, सॉरी मतलब इज्जत से बोलनी चाहिए। उसी तरह से अलग अलग जो सरकार है, तो वो हो जाएगा उसका दबाव समूह। बात समझ में आ रही है? तो दबाव समूह का भी तो भाई पावर है, तभी तो दबाव डाल रहा है। अब आपका पावर है तब ना आप अपने छोटे भाई बहन पे थोड़ा सा शफकत के साथ साथ झांपड़ भी लगा देते हैं, तो आप उस पर दबाव बनाते, मतलब आपका पावर, इसीलिए तो दबाव बना रहे हैं। तो जो पार्टी अगेंस्ट में होती है, जैसे कांग्रेस पार्टी हो, या फिर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी हो, या फिर लोजप्पा पार्टी, कौन कौन झप्पा झप्पा वो तो है, तो वो सारी पार्टी किस में आ जाती है, दबाव समूह में आ जाती है। इनके बीच भी पावर का कैसे नहीं होता। देखिए, अगर मान रखिए कि बिहार में बात करें तो बिहार में दबाव समूह में सब आ जाएगा, कांग्रेस भी आ जाएगा, लालू की पार्टी भी आ जाएगी, है ना, अलग अलग पार्टी सब। ओवैसी की पार्टी भी जो है वो इसमें कुंची उसका है, MI, पता नहीं, इसे कुछ है उस पार्टी, उसका शॉर्ट फॉर्म। तो ये सब दबाव समूह में है। अब मैं ये कहूं कि क्या सबका पावर एक है? नहीं। यहां देखो पावर का शेयर कैसे है। सबसे ज्यादा मंत्री किसके पास है? किसके पास है? नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है लालू के बेटवा के पास और नीतीश के पास। तब ना दोनों गठबंधन करके सरकार बना लिया। कांग्रेस के पास उससे भी कम, और उससे भी कम ये इसकी पार्टी के पास, यानी क्या नाम बताया जिसका, ओवैसी के पार्टी के पास। तो यहां भी देखिए सत्ता का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब पता ये चला कि सत्ता की साझेदारी 3 तरीके से होती है। ये तरीका का मतलब हो गया, ये भी तो क्वेश्चन था ना, कौन कौन तरीके से होती है। पहला, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, यही 3 अर्थ। सत्ता की साझेदारी का प्लस एक और क्या क्वेश्चन था कि राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं, तो यही 3 तरीके से करते हैं। आप समझ रहे हैं कितना गजब का सेटिंग किया गया है। यानी एक याद करो, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया आपको। ठीक है जी, इसको आप घर पे जाके अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे लड़झड़ पॉइंट सब दिया गया है, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल, सब देख लीजिएगा। अगला है ग्राम पंचायत के प्रमुख सत्ता के अंगों का वर्णन। ये सब तो नोट्स में एकदम एज इट इज जो था वही यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है, इसमें कुछ खास नहीं है। पहले वाले मेहनत करके मैंने बनाया है, ये तो नोट्स में ही आपको नोट्स से पे मेहनत कर दिया गया, वही पूरा सेम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, आंसर बाद में देखिएगा। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए हेड ऑफ द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का हेड पार्ट्स को बताना है, यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ द विलेज पंचायत। अब नाम नहीं लिख देना, उसका हमें डिटेल भी करना है, वर्णन, डिस्क्राइब। तो पहले तो नाम ही देना है, उसके बाद एक एक करके उसका डिफाइन कर देना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया गया है। आपको पता है ग्राम सभा मुखिया यानी कि चीफ, विलेज डिफेंस टीम यानी कि ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी यानी कि विलेज कोर्ट। अब इस सब का एक एक करके डिटेल ऑलरेडी आपको जब पढ़ाया गया था तो दिया गया था, पता भी होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। नगर निगम का मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मुख्य कार्य, दैट मीन मेन फंक्शन के बारे में बताना है। तो मेन फंक्शन क्या है, आपने पढ़ा था एकदम वही लाइन सब। देखिए, नगर की सफाई करना, पानी पीने की व्यवस्था करना, नगर की जनगणना यानी कि सिटी का जो जनगणना की बात हो रही है, सेंसस का यहाँ पे सेंस क्या है, दैट मीन जो
अब एक काउंटिंग होता है ना, काउंटिंग पीपल का जो काउंटिंग होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसस द्वारा तो पारित किया जाता है ना, सेंसस सही वर्ड नहीं है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं कि क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा। जनगणना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑफिशियल सर्वे। ऑफिशियल सर्वे तो मतलब कोई भी ऑफिशियल सर्वे तो उसको बोलेंगे। सर्वे किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है ना। सर्वे इस चीज़ का भी किया जा सकता है कि कितने लोग पत्नी वाले हैं, मतलब शादीशुदा हैं। सर्वे तो इसका भी हो सकता है। सर्वे इसका भी हो सकता है कि कितना रोड जो है पक्का वाला रोड है, हैं सर? हाँ, हम भी भूल, मेरे दिमाग से निकल रहा है एग्जैक्ट इसका इंग्लिश। बहरहाल इतना आप तो जानते ही जनगणना का मतलब क्या होता है। जन मतलब लोग और गणना का मतलब गिनती, यानी पीपल्स की जो काउंटिंग है वो भी इसका काम है। जो कि हम लोग इलेक्शन से पहले जो होता है, कितने लोग 18 साल के हो गए हैं, ताकि नेता लोग को वोट चाहिए होता है। गरीब लोगों के लिए घर बनवाना, आग बुझाने का प्रबंध करना, नए बाज़ारों का निर्माण करना, जैसे कि अभी अपनी यहाँ ये क्या हुआ है, राजूपट्टी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आ गया है। तो अब यहाँ कोई भी दुकान भी खुलता है ना, जैसे ये ड्रग्स पॉइंट खुला, तो इसको जाके पहले ऑर्डर लेना पड़ेगा आरिफ से, यानी उसके पत्नी है मेन। हाँ, अभी जीती है, क्या ना कौन सी कहते हैं, हाँ काशी में जीती है, मेयर में जीती है, ठीक है। तो मेयर से जाके पहले परमिशन लेना पड़ेगा, मेयर का काम है। तो नए बाज़ारों का निर्माण, अच्छा मेयर कहाँ होता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में होता है। गांव में थोड़ी पहले यहाँ थोड़ी था, ये नहीं था। अब मेरे गांव में कोई जाके बोले कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने जाए, लोग हंसेगा नहीं, कितना हंसेगा, हैं बोले कई गाँव में लड़ रहे तो ये शहरों में ही होता है। अगला क्वेश्चन, तो ये सब काम था उसका। संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, पढ़े हुइएगा पहले भी। तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई 2 विशेषता बताना, मैंने थोड़ा सा और भी इसको दे दिया है ताकि अच्छा रहेगा। देखिए, सरकार के शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बांटा जाता है। ये सब किसके थ्रू होता है? फेडरल गवर्नमेंट के, यानी मैंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट अलग अलग बांटते हैं। तो ये संघ सरकार के अंतर्गत होता है। संघीय व्यवस्था में संघ, प्रांतीय सरकार यानी कि फेडरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये अलग अलग होते हैं इसमें। भारत एक संघ है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, यानी हम फेडरल कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी भारत, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें यहाँ अलग है। ऐसे भी अलग से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको पूरा ही लिख दिया है कि भारत एक संघीय देश है कैसे, या भारत को एक फेडरल गवर्नमेंट वाला यानी देश वाला राज्य माना जाता है क्यों? इंग्लिश में भी हिंदी को लिख देता है सीधे फेडरल या फिर संघीय सरकार। तो उसका यही मतलब हो जाएगा कि क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों का यहाँ दर्जा जो है अलग अलग है, पावर का शेयर है, जिसकी वजह से इसे हम संघ सरकार के रूप में मानते हैं। यही सब है। अतिरिक्त कुछ प्रश्न भी आपको दिया गया था, याद होगा। दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी करते हैं? दबाव समूह समझ ही गए भी आप लोग, अरे पढ़े थे ना पीछे, जैसे कांग्रेस, प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप जो है ये किस तरह से सरकार को प्रभावित करता है? देखिए, नरेंद्र मोदी थोड़ा सा कुछ करते हैं, ये काँव होना शुरू हो जाता है। अभी देखिए, काँव से काम नहीं चला तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो है वो क्या कहते हैं, बेल्ट बांध के, पैंट बांध के, मतलब पैंट पहन के, बांध के नहीं, और गमछा लेके चल दिए रोड पर। भारत यात्रा नहीं हुआ था, तो ये सब होता रहता है। तो क्वेश्चन है कि दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनता है। तो सरकार को किस तरह से प्रभावित करता है, ये कैसे प्रभावित करता है? लोगों को जागरूक करके, अपने स्कीम को बता करके, हम जीतेंगे तो ये देंगे, हम ये देंगे। जैसे भाजपा एकदम मत पूछिए, बाल्टीन का बाल्टीन उलट के बताता रहता है खूब कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और चुनाव जीत जाने का पता नहीं चलता कि क्या हुआ। उस लोग का एक ये निकलता है मैनिफेस्टो, चुनाव पत्र, उसमें सारा कुछ लिख के देता है। और पब्लिक भी इतनी मासूम है कि चुनाव के बाद बिल्कुल भी नहीं पूछती है कि आपने ये वादा किया था, ये पूरा नहीं हुआ, ये क्या। ये दबाव समूह क्वेश्चन करता है। कांग्रेस पूछती है कि आपने ये कहा था तो क्यों नहीं हुआ। कभी देखिएगा पार्लियामेंट के अंदर का बहस या फिर चुनावी सभा
उसमें भी अगेंस्ट पार्टी वाले बताते रहे होते हैं कि आपने ये कहा था, ये नहीं हुआ, आपके सरकार में ये हुआ, तो लोग एक दूसरे की बुराई निकाल रहे होते हैं। तो ये असल में ये बुराई भी जो है ना काम देता है, क्योंकि जनता तो ऐसी लुल, उसको तो कुछ समझ में आता है। तो ये दबाव समूह का ही काम होता है कि वो इसको रिपीट कर रहा होता है। तो वही क्वेश्चन कि दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर देता है, ऐसे ही करता है। तो यही सब आपको लिख देना है, थोड़ा सा लैंग्वेज में इस तरह से लिखना है आपको कि लोग, पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके बाद लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, मजदूर जैसे संगठित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनाकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि भारत का चेहरा फेस टू फेस तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन मेन भारत को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? अडानी, अंबानी। तो लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, मजदूर। शिक्षक भी बड़ी खतरनाक, पूछिए मत, धोती उठा के बैठ देता सीधा धरना पे। हाँ, कि जहां हमारा सैलरी ना बढ़ाए, क्योंकि इतना शिक्षक हो चुका है, एक एक स्कूल में 20 को 22 को शिक्षक है। प्राइवेट मिला लीजिए तो पूछिए मत। हमको लगता है कि पूरी आबादी का एक हिस्सा खाली शिक्षक है। सच में बहुत शिक्षक, मतलब कितनी प्राइवेट स्कूल है, शिक्षक में सबको मिला लीजिए, मदरसा, मध्यमा जो हिंदू लोग का होता है, उसके बाद प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, कोचिंग, सब शिक्षक में आ जाता है। तो शिक्षक की जब बात आती है ना, पूछिए मत, धोती उठाया लोग बैठ गया, मतलब बैठने का बात कर रहे हैं। सब टीचर धोती नहीं पहनते हैं, चलिए कहावत है बस ऐसी। तो लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, मजदूर जैसे संगठित समूह सरकार की विभिन्न समिति को प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। ठीक है जी। इन द डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइक ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, farmers, teachers, laborers, various participate in a power by becoming a representative committees of the government. अगला दूसरा पॉइंट है बच्चा, क्या पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, इसको दिमाग से निकालना मत, कि दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित करता है। पहला, प्रभावित कैसे किया? व्यापारी के थ्रू, उद्योगपति के थ्रू, किसान के थ्रू, शिक्षक के सब के थ्रू। अगला, अपने हितों के लिए, अपने हित का मतलब अपने फायदे के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला जाता है। जैसे अभी भाजपा है, तो भाजपा पे कांग्रेस खूब जोर डाल रही है, काहे के लिए? कि हमको सत्ता में आना है। तो असल तो अपना हित है। सोच के देखें कभी कि कोई भी पार्टी अगर जो कहता है कि हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हाथ मिला लो, सारा पार्टी एक हो जाओ। अरे भाई, एक कलम है, इसको तोड़ना चाहेंगे आसानी से टूट जाएगा। मैं आपको 4 कलम दे दूं, बोलो कि अब इसको तोड़ो, टूटेगा? क्योंकि ये मजबूत हो जाएगा। तो इतने, हर पार्टी में कुछ न कुछ अच्छे नेता हैं, हर पार्टी में, भाजपा में भी कुछ अच्छे बड़े शानदार नेता हैं। तो अगर सारे अच्छे नेता अगर एक जगह हो जाए, तो कह दे कि चलो देश को ही आगे लेके चलना है, तो पार्टी उटी खत्म, अब देश है पार्टी है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका मतलब क्या है? कि सबको अपना हित है कि हम गद्दी पे आएंगे तो अपना राज होगा, अपना ही पैसा होगा, अपना ही जमीन होगा। जी सर, तो ये बात है इसमें। तो अपने हितों के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट रूप से दबाव डालकर उन्हें फैसलों को प्रभावित कर सत्ता अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी बनती है। सरकार को डिस्टर्ब किया जाता है। एक फिल्म आई थी नायक, अनिल कपूर की, देख लीजिएगा भाई, आँख खुल जाएगा, मत पूछिए। लास्ट में पगला जाता है अमरीश पुरी, इधर बम फुड़वा रहा है, उधर बम फुड़वा रहा है, काहे के लिए? सरकार को मजबूर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। गजब। लेकिन बाल का स्टाइल गजब था उसमें, उसका पूछिए मत। अपने हितों हो गया। तीसरा पॉइंट, यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार मतलब जवाब में दबाव डालता है, नीतियां इस तरह की न बनाई जाए। जैसे एनआरसी को लेकर कितना बवाल हुआ, किसान आंदोलन उससे बड़ा भी एग्जाम्पल, क्योंकि किसान आंदोलन को बयाते पारित कर दिया गया था पार्लियामेंट से। उसके बाद नरेंद्र मोदी को आके बोलना पड़ा ऑन लाइव कि शायद मेरे तपस्या में कोई कमी हो गई थी कि लोग को हम समझा नहीं सके, किसान बिल को वापस लेना पड़ा।
तो वही लाइन देखो यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। देखो, यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए नीति बनाने के लिए, सरकार फिक्स है कि भाजपा अपने फायदा के लिए बना रही थी भाई साहब, तो क्या हुआ, दूसरा समूह उस पर दबाव डाला, इतना डाला कि उसको अपना फैसला को वापस लेना पड़ा। वही बात यहां पर सेट कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से फर्दर पॉइंट है, देख लो। सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं, है कि नहीं। अब कोचिंग है, कोचिंग में मास्टर जी पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चा ना उसको एक बार टोकियो नहीं रहा है कि सर ये हमको समझ में ना आ रहा है क्वेश्चन, तो क्या होगा, मास्टर उसको समझ ही में ना आएगा कि बच्चा समझ रहा है कि ना समझ रहा है। खासतौर से ऑनलाइन क्लास में कमेंट कीजिए, कुछ तब ना समझ में आएगा, थोड़ी ना आपको कोई खोपड़ी देख रहे होंगे समझ आएंगे कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी सरकार में सरकार को कोई टोकेगा नहीं ना, तो समझिए में नहीं आएगा उसको कि हम कुछ गलती भी कर रहे हैं या हमको कुछ सुधार करनी चाहिए, वही इसमें दिया गया। अगला, बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन करें। भले ही एक्स्ट्रा शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन। अब बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था में क्या आता है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, यही तो है हमारा क्या, गांव में बसने वाला कल्चर, यानी कि नगरीय शासन व्यवस्था। अब नगर पंचायत क्या है, नगर परिषद क्या है, नगर निगम, ये तीनों आपको बताया गया। अभी हम लोग नगर निगम के बारे में थोड़ा देर पहले देखें हैं। उसी तरह से नगर पंचायत होता है गांव लेवल पर, फिर नगर परिषद होता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में बताई गई थी, आप देख लीजिएगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, या आप स्क्रीनशॉट लेके आप अलग से भी इसको अभी कभी पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नगर परिषद के अनिवार्य कार्य, ऊपर वाला जहां पढ़ोगे तो नगर परिषद का कार्य उसी में आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें ऊपर में भी दी गई नगर परिषद के बारे में। तो देखो वह लगभग वैसा ही काम है जो नगर इसका था, किसका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, नगर परिषद यानी सिटी काउंसिल का भी उसी तरह काम है, थोड़ा सा अलग है। जैसे नालियों की सफाई करवाना, सड़क बनाना, है ना, सड़कों एवं गलियों को रोशनी का प्रबंध करवाना, ये लगभग उसी तरह का काम है, लेकिन एग्जैक्ट एक नहीं है, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि समझो ना कि नगर परिषद ये हुआ उसका काम करने वाला आदमी या काम करवाने वाला नगर परिषद हुआ। तो जैसे मान लो कि अगर हम गाड़ी लिए, तो गाड़ी अगर हम चलवाएंगे तो ड्राइवर और मतलब ऑनर, ये दोनों किससे जुड़ा हुआ, गाड़ी से। तो ये दोनों का काम लगभग एक जैसा, एक करता है तो एक करवाता है, इतना ही फर्क है। सही विकल्प को चुन लीजिएगा, चुनने तो आप लोग कहवे करता है, उठा लीजिएगा इसमें से एक ठो को, कम में है ज़्यादा नहीं है। ये सब के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया था चैप्टर पढ़ाने के टाइम, उसमें से आपको निकल जाएगा आंसर। 3 क्वेश्चन है मात्र, 3-4 गो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी सिर्फ अच्छे ही क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया था। 23 मिनट के अंदर में पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया गया। आज के लिए इतना ही, कल सुनेंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा।